ये एलिगेशन के लिए तो एक शेर से मैं आपको जवाब शुरू करूँगा कि ये ऐसा हो गया है कि हम बावफ़ा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफ़ा की थी। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम MUHS and after that I have done my post graduation from MUHS Maharashtra University of Health Sciences. I have worked as an assistant professor in SICAP's Lukman Medical College, Karnataka, 4 years. एंड यू आर अल्टरनेटिव मेडिसिन सर्जन ऐसा बोलते हैं, तो व्हाट इज दिस अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक्चुअली अल्टरनेटिव मेडिसिन से सर्जन बनना ये आसान बात नहीं होती है और पूरे भिवंडी बल्कि थाने डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला और वाहिद सर्जन हूँ। जो दौर गुजरा है अभी हमारे पैनल का, तो उसमें 3 साल बस उन लोगों को काम करने का मौका मिला था। कोविड आ गया और कोविड में भी इतना काम इन लोगों ने किया है, ये हम वार्ड वाले खुद गवाह हैं, शाहिद हैं। लगे हुए पूरी तरह से वो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड में पेशेंट्स के बीच थे। तो रमज़ान में सहरी कराना, अफ्तार कराना, मेरे हिसाब से कई महीनों तक ये सिलसिला चला। अब ये अलग बात है कि हम लोगों ने एक असली पॉलिटिशियन बनकर ये एक केला भी दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवाना चाहिए था। शायद से ये अपोजिशन वाले चाह रहे हैं। जब उनका कार्यकाल था तो उस वक्त तो लोग पानी के लिए तरसते थे। ऐसा हमें वादा ही क्यों करना पड़ा कि हम पानी पहुंचाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि स्टेडियम के ताल्लुक से जो बात बताई गई कि स्टेडियम में नशे वाले लोग रह रहे हैं और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे वार्ड में स्टेडियम है, स्टेडियम की हालत बहुत ख़राब है। तो उन लोगों को, बोलने वालों को ये तक भी नहीं पता कि स्टेडियम जो है वो वार्ड नंबर 19 में नहीं आता है, वार्ड नंबर 18 में आता था। लाइफ इन भिवंडी की पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज़ पे आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम फिर आ गए एक नए गेस्ट के साथ। ये जो हमारे आज के नए गेस्ट हैं, इनसे हम डिस्कस करेंगे, एक वार्ड लेवल का डिस्कशन होने वाला है। ये 19 नंबर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ से लेडी सीट पे इनकी वाइफ कंटेस्ट करने वाली है। इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो ही इज़ डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी। ही इज़ द ओनर ऑफ रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ मीम फाउंडेशन एंड अ मेंबर ऑफ शेर ए रज़ा फाउंडेशन। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू लाइफ इन भिवंडीज़ पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज़। सर, आपको आज यहाँ पे इनवाइट करने का हमारा जो गोल था वो ये था कि आप एक डॉक्टर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले उस पर थोड़ी लाइट शेड करें कि आपका पोजीशन एज अ डॉक्टर क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, MS General and Laparoscopic Surgeon. I have done my graduation from MUHS, and after that I have done my post graduation from MUHS Maharashtra University of Health Sciences. After that I did some small courses like ACLS, BLS, BSP, that is advanced cardiac life support, basic life support, and bedside procedures and all. After that I have got admission in PGDMS, that is postgraduate. After that I have got admission in PGDMS in Symbiosis College, Symbiosis International University. I have worked as an EMSO medical officer in Rukmini Bai Hospital, Kalyan, in ambulance services, and in COVID, Dubey Government Hospital, Badlapur, and COVID Center, Sonavli. I have worked as an assistant professor in SICAP's Lukman Medical College, Karnataka, 4 years. And I've also worked as a lecturer in ARK Medical College, Jalgaon. वाह सर, इतना काम आपने किया है, मतलब इतना स्टडी किया है और कोर्सेज भी किए, इतना आप बोल रहे हो। ऑन फील्ड आपने कहाँ कहाँ काम किया है? I have worked in many hospitals like Sant Dhaneshwar Hospital, Sainath Hospital, Medinova Hospital, Wakard Hospital, and Sabu Siddiq Hospital, Vedant Hospital, New Pune Hospital, Pune Cantonment Hospital, in different posts like team head, assistant surgeon, resident doctor, and hospital in charge, operation theater in charge, etc. So and now you are the owner of Royal Multi Speciality Hospital. Now I've been working
in Royal Multi Speciality Hospital as director. ओके ओके एंड यू आर अल्टरनेटिव मेडिसिन सर्जन ऐसा बोलते हैं, तो व्हाट इज दिस अल्टरनेटिव मेडिसिन का जी, कॉन्सेप्ट? एक्चुअली अल्टरनेटिव मेडिसिन से सर्जन बनना ये आसान बात नहीं होती है, और पूरे भिवंडी बल्कि थाने डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला और वाहिद सर्जन हूँ। तो मैनी कंग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, तो अब मैं तो यही कंफ्यूजन में आ गया हूँ कि इतनी सारी मेडिकल डिग्रीज कोर्सेज एंड ऑन फील्ड इतना वर्क, तो ये सब के बाद ऐसे पॉलिटिक्स में कहाँ से आ गए अचानक से आप? एक्चुअली ये मेरी फैमिली की लेगेसी है कि मतलब भाई की सीट है जिस पे मतलब मम्मी की सीट है, और भाई कंटेस्ट करते हैं और सभापति रह चुके हैं, और अभी सिटिंग पोजीशन में हैं थे। तो उसके बाद अब भाई ने ऐसा सोचा कि अब नए चेहरों को जो कि युवा हो और पढ़े लिखे हों, तो इसलिए हम लोगों को उतारा गया, जैसे मेरी वाइफ को उतारा गया। आपके पैनल में आपका वार्ड कौन सा है, और आपके पैनल में और कौन आपके साथ लोग हैं, कौन सी पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, हमारा वार्ड नंबर 19 है और हम कांग्रेस पार्टी से हैं। और इस पैनल में 4 लोग जो कि नोमान भाई, जिनके बेटे हाशिम भाई और उनकी बीवी, उनकी वाइफ खड़ी हुई है, उज़्मा हाशिम खान, ओके। मुख्तार भाई हैं, और शकील भाई हैं, और मेरे भाई इरफान भाई, जो कि जिनका भाई मैं इमरान, और मेरी वाइफ डॉक्टर समीना, उनको इरफान भाई ने खड़ा किया है। ओके, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपके वार्ड के बारे में अब डिस्कशन हो। तो जैसे आप प्रोमिनेंटली अभी अभी पॉलिटिक्स में एंटर हुए अपने भाई के साथ, जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में कौन से ऐसे इश्यूज है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है? जी, हर वार्ड में कई सारे इश्यूज होते हैं, और पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उन इश्यूज को बहुत अच्छे से टैकल किया है इस पैनल ने, और जो कि हम खुद भी देख रहे हैं, हम वहाँ के रहवासी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऊंचे लेवल पर देखते हैं, हम खुद भी वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे वार्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो पानी की थी, जी। और जो पिछला इलेक्शन किया गया था, तो इस पैनल ने, हमारे पैनल ने बहुत फोर्सफुली ये बात कही थी कि हम पानी की समस्या को हल कर देंगे। और इस तरह से वो पानी की समस्या हल हुई है कि आज हर घर घर में पानी पहुंच चुका है, और हमें हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि पानी बिल्कुल नहीं हुआ करता था, टैंकर आती थी, हम देखते थे पहले से। लेकिन आज के दौर में हमारे वार्ड में टैंकर नहीं आती है, और बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि इतना पानी हो गया कि पानी बहने लगा, लोगों का कहना था कि बंद कराओ ये पानी, पानी पानी हो जाएगा मोहल्ला, इतना पानी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी की समस्या हल हो गई है। रोड्स की समस्या है, तो रोड के मामले में भी काम हुआ है, और बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे वार्ड में। रोड कहीं कहीं के बचे हुए हैं जो बनने के, लेकिन वो भी आगे बन जाएंगे। आई गेस एक बाबू चूनी से दरगाह रोड साइड का रोड है जो इनकम्प्लीट रह गया है आपके यहाँ, और एक वहाँ मास्को रेसिडेंस से गोल्डन होटल तक का रोड खाली एक इनकम्प्लीट रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट रोड आपके यहाँ आरसीसी हो गए हैं अब। जी, और आप खुद जैसे बता रहे हैं कि गिनती के हम बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ के रोड रह गए हैं। बाकी जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि रोड्स हुआ नहीं करते थे भिवंडी में, और या तो डामर के रोड हुआ करते थे। आप खुद भी इस बात के गवाह होंगे मुक्सिद भाई, के रोड नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जिस तरह से रोड बनने का काम हुआ है, तो वो इन्हीं 10 सालों में, इन्हीं 7 सालों में तो हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो लोग रोड की कंप्लेन अगर करते हैं वार्ड नंबर 19 खास लेकर, तो वो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो सर जैसे, और वार्ड नंबर 19 एक काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें काफ़ी सारे इस्लाम एरियाज़ भी कवर होते हैं और काफ़ी चॉल्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ है जहाँ की कंप्लेंट्स ऑन ग्राउंड आज आ रही है। तो वो प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करने का या टैकल करने का स्ट्रैटेजी है आप लोग के पास? बहुत कोशिश की गई है कि उन सब प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। जैसे कि काकूबाई चौल है हमारे यहाँ पर, वहाँ का एक ब्रिज जो नाले पर बनाया गया है, तो वो ब्रिज तो उसका काम आप ये बोल सकते हैं कि 7 साल 10 साल नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने से नहीं हुआ था। अच्छा। तो वो इन 7 सालों में, इन 5 सालों में वो काम हुआ है, और तकरीबन 1 करोड़ की निधि से वो काम कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा और भी, जैसे हम मस्जिद वगैरह जाते हैं, जो हमारे वार्ड में
ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, हाँ। तो मसाजिद बहुत हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मोहम्मदी मस्जिद के पास ब्लॉक का काम हो गया है, अस्मा मस्जिद के पास ब्लॉक का काम हो गया है, फ़खरुल उलूम मस्जिद के पास में ब्लॉक का काम हुआ है। बाबू चुनी के जो पीछे का डंपिंग यार्ड, डंपिंग एरिया जिसको हम बोल सकते थे, कि जहाँ पर जाना तो बहुत दूर की बात, वहाँ से गुजरते हुए भी अच्छा नहीं महसूस होता था, तो वहाँ पे बहुत मेहनत करके सफाई कराई गई है। आज वहाँ पे जानवर वगैरह बांधे जाते हैं कुर्बानी के टाइम पे, और अच्छा साफ़ एरिया है, इतना हो गया है कि उसमें लोग जा सकते आ सकते हैं। दूसरी चीज़, रोशन बाग मस्जिद के पास से इंसान गुजर नहीं सकता था, वहाँ पे ब्लॉक लगाया गया, फिर उसके बाद में वहाँ पर आरसीसी का रोड बन गया है। इसके अलावा शमीम मंजिल, नईमी मंजिल के पास भी ब्लॉक का काम हुआ है, और अभी गटर वगैरह भी हाल ही में बनाई गई है। नाला पार समेत वार्ड में कई जगह पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अब तक स्ट्रीट लाइट लग गई है। और मतलब ये तो चंद काम जो मैं उंगलियों पर गिना रहा हूँ, इसके अलावा भी कई काम हुए हैं। मतलब आप लोग के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क रिपोर्ट है जिसको लेके आप लोग ये इलेक्शन में उतरे हो। जी। हाँ। एंड अपोजिशन आपका जो है वो आपके ऊपर हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में कि काफ़ी एलिगेशंस लगा रहा है, तो वो एलिगेशंस क्या है और आप लोग उसको कैसे एड्रेस कर रहे हो? जी, ये एलिगेशन के लिए तो एक शेर से मैं आपको जवाब शुरू करूँगा कि ये ऐसा हो गया है कि हम बावफ़ा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफ़ा की थी। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे जो दौर गुज़रा है अभी हमारे पैनल का, तो उसमें 3 साल बस उन लोगों को काम करने का मौका मिला था। कोविड आ गया, और कोविड में भी इतना काम इन लोगों ने किया है, ये हम वार्ड वाले खुद गवाह हैं, शाहिद हैं, कि वो लोग घर नहीं बैठते थे, उन लोगों को अपनी जानों की परवाह नहीं थी। कोविड जब पहला साइकिल आया, दूसरा साइकिल आया, उस टाइम पर भी ये चारों लगे हुए, पूरी तरह से वो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोविड में पेशेंट्स के बीच थे। उनका एडमिशन कराने से लेकर उनके डिस्चार्ज कराने तक, बिलिंग प्रोसेस तक, वो लोग पेशेंट के साथ हुआ करते थे, खड़े थे एक चट्टान की तरह, जिस तरह से एक इंसान को खड़ा होना चाहिए। ये किसी वार्ड के प्रतिनिधि या फिर काउंसलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फैमिली इश्यूज़ में या फिर इस तरह से भी हर जगह दाखिल हो जाए, लेकिन ये लोग हर मकाम पर लोगों के साथ में खड़े थे। जिस तरह से कोविड सेंटर हमारे वार्ड के करीब में जो स्टेडियम है, जो कि हमारे वार्ड में नहीं आता है, मैं उस पर आगे बात करूंगा अभी। तो स्टेडियम में जब कोविड सेंटर बना, तो वहाँ पर इन लोगों ने बेड लगाने से लेकर और पेशेंट को ऑक्सीजन पहुँचाने से लेकर, छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़ा काम इन लोगों ने किया है। और इस बात के हम गवाह हैं, इस बात के वो गवाह हैं जिन लोगों के मरीज़ एडमिट हुए और जिन लोगों के रिश्तेदारों को उन लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग मदद कर रहे थे। तो वार्ड के लोग अगर अपोजिशन वाले एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन वोट देने वो माँ तो आएगी जिसका बच्चा बच गया, वोट देने वो बच्चा तो आएगा जिसकी माँ बच गई वहाँ पर। ये तो कोविड की बात हुई। दूसरा, बाढ़ जब आई थी, वो तो हर साल पानी भरता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, नाला पार एरिया वगैरह हमारे यहाँ पर है। तो ये लोग कमर कमर तक पानी में जाकर लोगों को फूड प्रोवाइड कराते थे, और उनकी समस्याओं को सुनते थे, हल करने की कोशिश करते थे, उनको खाना। रमज़ान में कोविड आया था, आपको याद हो, तो रमज़ान में सहरी कराना, अफ्तार कराना, मेरे हिसाब से कई महीनों तक ये सिलसिला चला। लोगों को खाने मिलते थे, उनके घरों तक पहुंचाए जाते थे। जो कारीगर तबका हुआ करता था, उनके पास तो रोज़ खाने कमाने वाले वो थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, खरीदने के लिए राशन नहीं थे, बनाने के लिए जगह नहीं थी। उन लोगों को रोज़ डेली सुबह शाम खाना खिलाया जाता था। तो ये ऐसे काम हैं कि जिनको हम गिनाना नहीं चाहिए था हम लोगों ने, लेकिन ये अपोजिशन के एलिगेशंस की वजह से ये सब भी हमको बताना पड़ रहा है अभी कि ये सब किया गया है हमारे ज़रिए। वो लोग बोलते क्या करते हैं काम। ये जैसे पूरे पैनल ने मिल के ये सब काम ऑन ग्राउंड आके किए थे जो आप बता रहे हो। जी, पूरे पैनल ने किया है। अब इसमें कोई बढ़कर करता है, कोई थोड़ा सा कम करता है, या कोई दिखता है, कोई नहीं दिखता सब है। अपने अपने एडजस्टमेंट अपने के साथ। हिसाब से सब लोगों ने अच्छे से अच्छा काम किया है। और चूंकि मैं खुद इरफान भाई का भाई हूँ, तो मैंने देखा है कि उन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखा है, और वो काम किए जा रहे थे। बल्कि वैसे भी अगर वो काम करते हैं तो वो सिर्फ जो उनका घर पे टाइम है वो बस आराम करने का टाइम है, उसके बाद जब वो उठते हैं
उन्होंने अपनी लाइफ में हम लोगों को टाइम कम दिया है, बीवी बच्चों को टाइम कम दिया है, और अपने समाज को, आवाम को, उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। और ऐसे लोगों के लिए जब ये आवाज़ आती है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग वार्ड में दिख नहीं रहे हैं, तो फिर हम जैसों को निकल कर बोलना पड़ता है कि क्या काम कर रहे हैं वो लोग। नहीं, क्योंकि आपके वार्ड में ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पे मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है। अपोजिशन भी आपको बोल रहा है कि ये लोग कुछ काम नहीं किया, आप लोग हमको मौका दे के देखो। तो इसको एड्रेस करने के लिए और कुछ चीज़ आप बोलना चाहेंगे? जैसे कि मैंने रोड का काम बताया, अब देखिए ये काम शुरू हो गया था हमारे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है भिवंडी के, रशीद ताहिर साहब, जो कि आपके ही साथ पॉडकास्ट में थे, और उन्होंने ये बात साफ की कि 2012 में उन्होंने एक लेटर लिखकर भेजा था, और उस लेटर को आगे बढ़ाने का काम पृथ्वीराज चौहान साहब ने किया था। और उसके बाद में फिर आगे बढ़कर कपिल पाटिल के टाइम पर ये काम आगे बढ़ा, और उन्होंने उस लेटर को फॉरवर्ड किया जब जावेद दलवी साहब मेयर थे। और ये काम प्रूव हो गया कि मतलब इसको मिल गया, मंजूरी मिल गई, और 300 करोड़ की निधि पास हो गई। तो उस टाइम से ये जब काम शुरू हो गया रोड का, ईस्ट में तो हमारे एमएलए रईस शेख साहब की कोशिशों से ईस्ट की तो काया ही पलट गई, और बहुत अच्छा काम हो गया, वो तो हम सब देख रहे हैं रईस शेख साहब का काम। और वेस्ट में ये काम हो रहा है, और धीरे धीरे अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा, और इस तरह से जहां उस तरफ रोड बने हैं तो इस तरफ भी रोड्स बन जाएंगे, और बन रहे हैं, हम और आप देख ही रहे हैं। तो ये एड्रेस कर सकता हूं मैं कि ये हमारे मोहल्ले में भी काम हुआ है। 3 साल का उन लोगों को टाइम मिला, 2 साल कोविड में उन लोगों ने अपने तौर पर लोगों की मदद की। और हाँ, ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मदद की है वो सिर्फ मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ या ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ, उन सब का हमारे पास में प्रूफ है, सबकी वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है। ये कॉन्स्टेंटली सब काम का फॉलो अप भी इन्होंने लिया है जी बिल्कुल, बल्कि एक वीडियो तो मैं देख रहा था कि उस वीडियो में जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ काम करने वाले मज़दूर, वो जब जा रहे हैं ट्रेन में तो उन लोगों को खाना पीना प्रोवाइड यहाँ पे तो कराया गया था। उसके बाद उन लोगों को टिकट करवा कर बाकायदा स्टेशन में ट्रेन तक बिठा कर खाने पीने का इंतज़ाम करके भेजा गया। तो उन लोगों ने एक वीडियो ट्रेन से ही बना कर भेजा उसी टाइम पर कि इरफान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और ये इस पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। वो वीडियो भी हमारे पास में है। अब ये अलग बात है कि हम लोगों ने एक असली पॉलिटिशियन बनकर ये एक केला भी दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवाना चाहिए था। शायद से ये अपोजिशन वाले चाह रहे हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि क्या काम कर रहे हैं। उनका ये एलिगेशन है कि लोग सोते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये जो इतने सारे काम मैंने गिनवा दिया है, ये तो थोड़ा सा काम है ना जो मैंने गिनवाया। पानी की इतनी जो प्रॉब्लम थी, तो पानी की टांकी दीवान शाह दरगाह पर पानी की टांकी, धोबी तालाब पर पानी की टांकी जो लगाई गई, तो उसकी वजह से सारे मोहल्ले में पानी प्रोवाइड हो रहा है। बड़ी बड़ी पाइपें लगाई गई हैं। हमारे एरिया के जो पैनल जो समाजवादी के खड़े हैं, भगवान टावरे साहब, वो कहते हैं कि अगर इरफान ने लगाया है तो कहाँ है पाइप, बिना पाइप के पानी कैसे आ सकता है। वो तो उनको समझना चाहिए। उनके मोहल्ले में जब उनका कार्यकाल था तो उस वक्त तो लोग पानी के लिए तरसते थे। ऐसा हमें वादा ही क्यों करना पड़ा कि हम पानी पहुंचाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक पानी नहीं पहुंचता था। आज पानी वहाँ पे पहुंचता है, सुबह सवेरे लोग पानी भरते हैं, और बीवी भी शौहर भी अपने कामों को जाते हैं और कमा रहे हैं, खुशहाल हैं वो लोग। आप उस एरिया वालों से पूछ सकते हैं। एक एलिगेशन और जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि वो काफ़ी दावे के साथ ये भी बोल दे कि इनके पास एजुकेटेड कैटेगरी नहीं है आपके पैनल के पास। तो वो क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करेंगे? एजुकेटेड पैनल, हम सभी एजुकेटेड हैं। जो अब बाकी के दो हमारे कैंडिडेट शकील भाई है, मुख्तार भाई है, वो ग्रेजुएट हैं। बाकी हाशिम भाई की वाइफ जो है उज़मा, वो टीचर है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, और मैं खुद इस पैनल के साथ में पूरी मजबूती के साथ में खड़ा हूँ इरफान भाई के साथ में। और मैं तो एजुकेटेड, मैंने अपना अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ब्रीफ, वो तो मैंने छोटी छोटी बातें बताया। इसके अलावा भी मेरे जो बहुत सारी स्किल्स हैं मेरे पास, मैं ये सब बातें क्या बताना है कि 25 से 30 मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं जो मेरे कल्चरल, स्पोर्ट्स, कराटे एंड एकेडमिक जर्नी में मैंने हासिल किए हैं। इसके अलावा 40 से 45 सर्टिफिकेट्स हैं मैंने इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर
बहुत सारे पेपर्स और आर्टिकल्स शाये किए हैं। इसके अलावा मैं आउट ऑफ कंट्री तक जाता हूँ लेक्चर्स वगैरह देने के लिए। अभी हाल ही में मैं पिछले साल उज़्बेकिस्तान जाकर मैंने वहाँ पर बुखारा इंस्टीट्यूट में मैंने लेक्चर दिया है। तो एजुकेटेड लोग हम इस तरह से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप के साथ में, और सारे कोई टीचर, कोई ग्रेजुएशन है और कोई डॉक्टर है। और क्या एजुकेशन चाहिए उन लोगों को? नहीं, काफ़ी सारे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं एलिगेशंस पे, तो उसको एड्रेस एलिगेशंस, करना ज़रूरी जी था। जी, एलिगेशंस झूठे हैं और आपने बुलाया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका चैनल तो भिवंडी का नंबर 1 चैनल मेरी नज़र में माना जाता है और है। नहीं सर। तो आप लोगों के माध्यम से ये सब चीज़ें पहुंचाने की नौबत ही इसलिए आ रही है, ज़रूरत जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा ये आइडियोलॉजी है कि किसी भी नेता का या अपोजिशन वालों का नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज़ करना, ये मैं उसका वो नहीं, कायल नहीं हूँ। लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि स्टेडियम के ताल्लुक से जो बात बताई गई कि स्टेडियम में नशे वाले लोग रह रहे हैं और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे वार्ड में स्टेडियम है, स्टेडियम की हालत बहुत ख़राब है। तो उन लोगों को, बोलने वालों को ये तक भी नहीं पता कि स्टेडियम जो है वो वार्ड नंबर 19 में नहीं आता है, वार्ड नंबर 18 में आता था। अब वो वार्ड नंबर 19 में आ गया है। अच्छा, अभी शिफ्ट हुआ जी, है वो आपके अभी वार्ड शिफ्ट हुआ है, तो इसके आगे की जिम्मेदारी हमारी होगी। और वो लोग कहते हैं कि नशा मुक्त कर देंगे वार्ड नंबर 19 को। तो ये जो नशे की लत है और नशे का जो इतना बड़ा ये इशू है, ये ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ वार्ड नंबर 19 या भिवंडी तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया नशे में आज धुत है। और इस नशे की हालत को छुड़ाने के लिए हम सब किसी न किसी तरह से एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि मैं खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैंने तो बड़े बड़े एक्शन लिए हुए हैं नशा मुक्त के लिए। लेकिन ये लोग किस तरह से नशा मुक्त कर देंगे वार्ड नंबर 19 को, तो मेरे हिसाब से इनका ये दावा भी झूठा है। और जो वहाँ पे पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, तो वो हमारे घरों के लोग तो नहीं हैं। वो जो भी हैं भिवंडी के लोग हैं, भिवंडी की पब्लिक है। तो उनको भी नशा मुक्त करने के लिए हम, आप और सारे भिवंडी के जो एजुकेटेड लोग हैं और जो अपने अपने तरह से काम करते हैं, वो सब कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको नशे से छुड़ाया जाए। इनिशिएटिव तो सबने लेना इनिशिएटिव सबने लिया हुआ है और आगे भी लेते रहेंगे। जी सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी ब्रीफ वर्क रिपोर्ट आपने दे दी है, आपने बताया कि आपके पैनल के द्वारा क्या क्या काम हुए हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि जो आगे अब इलेक्शन आ गया है और आगे के 5 साल होंगे, तो उसके लिए आप लोग का एजेंडा क्या होने वाला है? जी, हम लोगों ने अभी बहुत सारी कोशिशें करके वार्ड को यहाँ तक लेकर आए हैं। अगर आगे हमको वक्त मतलब मिलता है, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, तो बहुत सारी स्कीमें हैं जो एजुकेटेड लोगों को जोड़ने का जो मकसद है। जैसे मेरी वाइफ को, मुझे, उज़मा मैडम है और बाकी के दोनों लोग भी हैं। तो मकसद ही ये है कि अब हमें और एक लेवल ऊपर काम करना है। जैसे कि मेरा एक पिछला इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने बहुत सारी योजनाओं का नाम लिया था। तो यहाँ पर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो उन योजनाओं को लाना है हम लोगों ने। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना और मोदी आवास योजना, इसके तहत लोगों को घर मिल सकता है। इसके अलावा संजय गांधी निराधार अनुदान योजना है, इसके ज़रिए अंधों को या डिसेबल लोगों को, बेवा औरतों को मंथली पेंशन आ सकता है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज विडो पेंशन स्कीम, तो इसके ज़रिए जो विधवा औरतें हैं उन लोगों को पेंशन हर महीने मिल सकता है। जैसे कि लाड़की बहन योजना, आपने, हम सब जानते हैं जिसको। तो ऐसी कई योजनाएं कि जिससे घर बैठे पैसे मिल सकते हैं। श्रवण बाल सेवा स्टेट पेंशन स्कीम, इसमें 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों को पेंशन मिल सकती है, जो पीपीएल फैमिली से रिलेट करते हैं। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है कि इसमें किसी के घर का अगर कोई फौत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं उसके कफन दफन और बाकी के अंतिम यात्रा के लिए। बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें अगर कोई एजुकेटेड है, ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन उसको अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी जॉब नहीं लगी है, तो जब तक वो सैलरी नहीं मिलती है, जॉब ढूंढ रहा है, तब तक के लिए उसको एक फिक्स मनी मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्किल प्रोग्राम के लिए है। स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए भी बहुत सारी एजुकेशन में, उसके लिए भी बहुत सारी, हाँ, एजुकेशन की जहाँ बात है,
सामने वाले या अपोजिशन वाले कह रहे हैं एजुकेशन पे क्या काम है, तो इन 5 सालों में हम लोगों ने एजुकेशन पे बहुत सारे काम किए हैं जो कि पॉलिटिकल बेस से हट कर था। जैसे कि ड्रॉप आउट्स बच्चे जो होते हैं, मेरी बहन है नफीसा, तो वो टीचर है और उन्होंने ऐसे ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों को वापस से स्कूल ज्वाइन करवाया। हिमाना फाउंडेशन के साथ में मिलकर वो काम किए, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअली 65 बच्चों को, 65 बच्चों को, किसी को प्राइवेट स्कूल्स और किसी को गवर्नमेंट स्कूल में दोबारा से घर पर जाकर उनको लेकर पढ़ाई की तरफ लगाया है, मतलब एनफोर्स किया है और उनका एडमिशन कराने तक, उनकी फ़ीस भरने तक के हम लोगों ने काम किया हुआ है और इसका भी हमारे पास में डेटा है। जैसे आपके वार्ड में और भी हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो आई गेस आप एज अ डॉक्टर उसको कैसे एड्रेस करोगे इन फ्यूचर? जी, एज़ डॉक्टर मैं सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं बल्कि मैं पूरी भिवंडी के लिए काम कर ही रहा हूँ। और रॉयल हॉस्पिटल जो मेरा है तो उसमें हम लोगों ने जगह जगह कैंप लगाने का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहते हैं, तो इलेक्शन करीब आ रहा है तो कैंप लग जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरा साल कैंप लगाते हैं। इवन जहाँ पर भी अगर कैंप लगते हैं, हमारा पिछला कैंप मापुली में हुआ था, तो जहाँ पर भी कैंप लगते हैं तो वहाँ हम लोग को अगर इनवाइट किया जाता है तो हम पूरी टीम लेकर पहुँचते हैं। दवाइयों का खर्च और ये सारी चीज़ें हम खुद उठाते हैं, पूरे स्टाफ के साथ पहुँचते हैं और वहाँ पर हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दिन सर्विस देते हैं। तो जिस तरह से मैं भिवंडी में और जगह पर भी देता हूँ, तो हमारे वार्ड में अब जब मैं यहाँ से पूरी तरह से जुड़ चुका हूँ तो हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करेंगे जी जी बिल्कुल। और मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करेंगे। ताकि ये छोटे छोटे मेडिकल सेंटर्स आपके वार्ड में भी अवेलेबल हो जाए, ऐसा ट्राई जी, करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का हम पूरी कोशिश करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर हो जाए। और इसके अलावा और भी जितनी हेल्थ रिलेटेड योजनाएं हैं, जैसे कि MJPJ, महात्मा ज्योतिराव फुले योजना है और दूसरी योजनाएं हैं, तो इनके थ्रू हम चाहेंगे कि लोगों का कम से कम खर्च में इलाज हो या फिर फ्री में इलाज हो। जिस तरह से हम अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट वगैरह से भी पैसे दिलाते हैं। ट्रस्ट वालों का भी मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट के पैसे दिलाते हैं। 70-70, 80-80 हज़ार रुपये हम लोगों ने हज़ारों लोगों को दिलाए हुए हैं और वो आज खुश हैं और सक्सेसफुली उनका इलाज हो रहा है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया है और आप लोगों के माध्यम से अभी ये सारी चीज़ें आउट होंगी। तो सर काफ़ी एक अच्छा वास्ट डिस्कशन हुआ, वार्ड नंबर 19 के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। ये पॉडकास्ट एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आपके जो लोग हैं, भिवंडी के हमारे लोग हैं, उनको आप एक अपील करें या उनको कुछ बताएं ये इलेक्शन के बारे में। जी, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 2026 के इस इलेक्शन में आप लोग मज़हब, मसलक और जान पहचान के लोग, रिश्तेदारी और गांव वाले, ये सब ना देखते हुए काम को वोट दें और आप खुद जांचें कि आपको किस पार्टी को वोट देना है। और अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में कोई अगर मजबूत पार्टी है कि जो अपोजिशन वालों का बिल्कुल डट कर मुकाबला कर सकती है और उसमें इतनी मजबूती है, तो कांग्रेस के अलावा और कोई नाम नहीं आता है। अगर आप लोग कुछ लोगों की बातों में आकर अपने वोट को कहीं गलत जगह दे देते हैं तो आप किसे मजबूती दे रहे हैं, आप वो सोचिए। अगर आपको मजबूती देना है और अगर आपको माइनॉरिटीज़ को आगे करना है तो आपको कांग्रेस का ही साथ देना होगा। जिस तरह से शाहीन बाग और दिल्ली के दंगों की बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उन चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं। शाहीन बाग में हमारी लड़कियों के साथ में, हमारी औरतों के साथ में क्या क्या हुआ है, ट्रिपल तलाक के जो मसले हैं, इसके अलावा और भी जो मसाइल हिंदुस्तान फेस कर रहा है, उन सब को जहन में रखते हुए आपको कांग्रेस को ही वोट देना है और कांग्रेस पार्टी को ही आगे बढ़ाना है। जिस तरह से मुक्सिद भाई यहाँ पर अभी पिछले मैंने उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि उन लोगों ने कहा कि हमारे MLA को, जो रईस भाई हैं, उनको मिसगाइड कर कर वार्ड नंबर 19 में लाया गया। तो उनके कहने के मुताबिक हमारे MLA को भी समझ नहीं है। हमारे MLA तो बहुत समझदार हैं, हमारे MP MLA सारे लोग बहुत समझदार हैं। ये इनको क्या लग रहा है कि सिर्फ वार्ड नंबर 19 के लोग ही समझदार हैं, वार्ड नंबर 19 के जो अभी ये समाजवादी पार्टी से खड़े हैं वो लोग नहीं, वार्ड नंबर 19 की पब्लिक समझदार है। और उन लोगों को मालूम है कि हमारे MLA साहब अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जा रहे हैं, किसी को समर्थन दे रहे हैं तो बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ी सेक्रीफाइस के साथ में वो समर्थन दे रहे हैं। तो उनकी कुर्बानी को भी जानिए और वार्ड नंबर 19 में
कांग्रेस के पैनल को ही जिताएं। इसकी बहुत सारी वजह हैं जो कि डिस्कशन हो चुका है, लेकिन मैं हमेशा बार बार यही बात जवाब दूंगा कि अगर आप लोग को चाहिए कि कोई हमारी औरतों की नोज़ पीस खींचे ना और कोई हम लोगों के साथ में गलत ना करे, हमारी अजानें बंद ना करवाएं, और ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों के साथ में गलतियां हो रही हैं, एनआरसी है, सीएए है, जहाँ पर हम लोग इतने अस्तमंजस में है कि कब हमको हमारे ही देश से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे मौके पर जहां राहुल गांधी डटकर खड़े हुए हैं, आप सब उनका साथ दीजिए। थोड़े से मिस गाइडेंस में आकर आप लोग किसी और को वोट नहीं दे सकते। जो आपके साथ कोविड में खड़ा था, जो आपके साथ बाढ़ में खड़ा था, आप लोग उसे ही वोट दीजिए। किसी की थोड़ी सी लालच में आकर, अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे बोला जा रहा है कि विठल नगर एक एरिया है, तो वहाँ पर बोला गया है कि स्पीकर लगा देंगे अजान के लिए। तो स्पीकर निकालने वाले कौन हैं, वो भी तो देखिए। अजान बंद करवाने वाले कौन हैं, वो भी तो देखिए। उनको कहा जा रहा है कि हम आपको अजमेर दरगाह भेज देंगे घूमने के लिए। तो हमारी दरगाहों से, हमारी मसाजिद से नफ़रतें किसे हैं, वो भी तो देखिए। तो वो हमारी आस्था है, हमें वहाँ जाने के लिए किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। और बस आखिर में मैं यही चाहूँगा कि आप सब 15 तारीख को बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में वोट करें और कांग्रेस के पैनल को जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी एक ब्यूटीफुल सा फ्रेजिंग मैसेज दिया आपने। ये पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं एंड करना चाहूँगा। एक काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ, एक काफ़ी एजुकेटेड पर्सन, एक डॉक्टर जो पॉलिटिक्स में आया है, उनके साथ एक अलग ही फील था मेरा पॉडकास्ट के टाइम पे। काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुए। ये पॉडकास्ट एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। आई एम मुक्सिद मोमिन फ्रॉम लाइफ इन भिवंडी।